हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीबी सीकर। माय नेम इज़ राहुल माहेश्वरी, फिजिक्स फैकल्टी। देखो, जो आपका जो प्रिंस ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 9th क्लास का जो एग्ज़ाम था, उसका फिजिक्स पोर्शन जो है उसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो देखो, करते हैं वन बाय वन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्क इज दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कुल मिला के अपन से पूछा गया है कि जो वर्क है वो कौन सी क्वांटिटी है। ऑप्शन दे रखे हैं अपन को, हम ऑलरेडी जानते हैं कि वर्क कौन सी क्वांटिटी है। वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ऑप्शन नंबर 3 सी ऑप्शन हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, कि वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमको दिया हुआ है, इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स हाफ देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट विल बी। देखो, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। ठीक है, तो अगर अपने पास मास पूरा है तो काइनेटिक एनर्जी आ गई अपने पास कितनी, k मान लो। अब मैं बोलता हूँ कि इसने जो बोला है, इसने बोला है कि अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, हाफ हो जाए, बिकम्स हाफ। मतलब हमने बोला है कि हमारा जो मास है अगर वो हाफ हो जाए तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, मान ली कितनी आ रही है, वो केडेश आ रही है, तो कितनी होगी वो हाफ m। अब m कितना हो चुका है, m हो चुका है m/2 इंटू v²। तो हम देखेंगे हमारा जो केडेश है, केडेश कितना आ रहा है, वो आ रहा है हाफ mv² अपॉन ये वाला 2 है, इसको भेज दो यहाँ पे। तो क्या ये ऑलरेडी हम जानते हैं ये कितना है, ये है k और ये अपॉन 2। तो मतलब देखो ऑप्शन में ये जो नई जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, k/2, मतलब पुराने वाले से जस्ट हाफ। अब देखते हैं, बिकम्स हाफ, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया अपना, कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं अपन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया हुआ है अपन को, 1 किलोग्राम वेट इज़ हाउ मच न्यूटन। कुल मिला के अपन से पूछा गया है कि 1 किलोग्राम का वेट कितना होता है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर हमसे कोई पूछता है वेट, तो वेट कितना होता है भैया, वेट होता है mg, जहाँ m क्या होता है, मास, और g क्या होता है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो बस पुट करनी वैल्यू। तो हमसे पूछा गया वेट, तो वही निकाल दो वेट। मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 1 किलोग्राम, लो भैया 1 किलोग्राम पुट कर दो, 1 किलोग्राम। जी की वैल्यू हम जानते हैं, जी की वैल्यू कितनी होती है, वही 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुल मिला के जो आंसर आया वो आया 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज़ एक्चुअल में क्या होती है, यही होती है न्यूटन। न्यूटन, ठीक है। तो आंसर कौन सा आएगा, 8/8, 7.8, 10.8 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 9.8। ओके, देखो आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए मशीन गन ऑफ मास 12 kg फायर्स 25 ग्राम बुलेट्स एट द रेट ऑफ 4 बुलेट्स पर सेकेंड विद ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। इसको 50 को आपको थोड़ा चेंज करना है, ये है 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, What force must be applied to the gun to hold it in position। कुल मिला के अपन से पूछा गया है कि जब हम जो ये मशीन गन को चलाएंगे तो इससे बुलेट सब फायर होगी। तो जब ये बुलेट्स फायर होते टाइम में क्या होगा कि अपन को जो मशीन गन को है उसको होल्ड करके रखना है। होल्ड करके क्यों रखना है, क्योंकि मशीन गन वाले केस में या गन वाले केस में क्या होता है, एक जर्क लगता है पीछे की तरफ। ठीक है, तो उस जर्क को, उस झटके को रोकने के लिए अपन को फोर्स लगाना है। वो फोर्स कितना लगाना है वो पूछा गया अपन से, अगर ये केस है तो।
तो देखो अपन को दे रखा है मास ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट, कितनी बुलेट जा रही है 1 सेकंड में, 4 बुलेट जा रही है 1 सेकंड में, और उनकी जो वेलोसिटी कितनी है बुलेट्स की 500 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है फॉर्मूला ये वाला F इंटू टी, ये होता है इम्पल्स। इम्पल्स किसके इक्वल होता है इम्पल्स होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम के। अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम मतलब F इंटू टाइम दे रखा है अपन को कितना 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में कितने बुलेट्स फायर हो रही है, 4 बुलेट्स फायर हो रही है। डेल्टा P ये होता है ये होता है M2 V2 माइनस M1 V1। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ मैं आप लोगों के लिए ताकि और क्लियर हो जाए। मान लो ये मशीन गन है, इस मशीन गन से क्या हो रही है 4 बुलेट्स फायर हो रही है पर सेकेंड। एक बुलेट का मास कितना है 25 ग्राम है, तो 4 बुलेट्स का मास कितना हो जाएगा 4 इंटू 25 मतलब 100 ग्राम। 100 ग्राम इसको चेंज करूँगा अगर किलोग्राम में तो ये हो जाएगा 0.1 kg, ठीक है। इनकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वेलोसिटी मान के चल रहे हैं 500 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या कर रही है, फायर हो रही है। किसी को मान लो ये मान लो M1, बुलेट्स का मास कितना M1, ये मान लो V1। ऐसे ही M2 मान लो, गन का मास जो कितना दे रखा है अपन को 12 kg, V2 है गन की वेलोसिटी जो अपन को माननी है कितनी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि गन को तो मूव करवाना ही नहीं है, होल्ड करके रखना है अपन को। तो अब ये सब सारी चीज़ें पुट करते हैं। एक चीज़ और देखो यहाँ पे डायरेक्शन अपन मानते हैं यहाँ पे कि मैंने मान ली ये डायरेक्शन अपनी पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन कितनी है नेगेटिव है, ठीक है। तो देखो फोर्स निकल के आएगा F इंटू ये हो गया 1 सेकेंड इक्वल्स टू M2। अपन ने M2 किसको माना था गन को, V2 कितना 0, M1 कितना था 0.1 kg और V1 कितना है 500 मीटर पर सेकेंड। तो ये मामला पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब बचा क्या अपने पास में F इक्वल्स टू -50 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। तो कुल मिला के ये चीज़ क्या हो गई, ये हो गई है 50 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज न्यूटन। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा अपन को 15 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा इस पर। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है अपन को, नेगेटिव साइन बता रहा है अपन को कि जो जर्क है वो किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लगेगा जर्क। तो अगर जर्क इस तरफ लगेगा तो अपन को होल्ड करके करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको इस तरफ अपन को रोक के रखना पड़ेगा। तो देखते हैं ऑप्शन है सी, देखो दिख रहा है आपको 50 न्यूटन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन इंजन ऑफ 4.9 किलोवोट, मतलब अपन को पावर दे रखी है इंजन की भैया। पावर का फॉर्मूला क्या होता है W अपॉन T, डेट इज द पावर का फॉर्मूला, ठीक है। इज यूज टू पंप वाटर फ्रॉम ए वेल 20 मीटर डीप, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन किलोलीटर विच इट कैन पंप आउट इन 30 मिनट्स। मतलब अपन से पूछा गया है कि भाई 20 मीटर डीप का एक कोई कुआं है, वहाँ से पानी निकालना है अपन को इस वाले इंजन से जिसकी पावर कितनी, इतनी पावर है, तो 30 मिनट्स में कितना पानी बाहर निकल जाएगा, और वो जो पानी है वो हमको बताना है किलो लीटर में, ठीक है। पहले अपन बोलते हैं क्या कहते, देखो पावर दे रखी है अपन को कितना 4.9 किलोवाट, तो किलोवाट को चेंज करते हैं अपन बोलते हैं इसको कितना 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4900, ठीक है। W पानी को निकालना है अपन को कुएं से, तो वहाँ पे अपन को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हमको वर्क डन करना पड़ेगा mgh, और टाइम कितना दे रखा है अपन को 30 मिनट्स। इस 30 मिनट्स को भी अपन चेंज करेंगे किसमें, सेकंड्स में, ठीक है। तो पुट करते हैं, देखो अपन m हमें पता नहीं निकालना है, g देखो दिया हुआ है साफ साफ, अपन को यूज़ क्या करना है 9.8 यूज़ करना है अपन को, इंटू h दिया हुआ है 20
मीटर, और ये चेंज कर रहे हैं अपन सेकेंड्स में, ठीक है। तो हमें मिल रहा है मास ऑफ वाटर 4900, इनको वहाँ पुट करो, मतलब इनको वहाँ ले जाओ, तो 30 × 60 अपॉन 9.8 × 20। हम देखेंगे यहाँ से कि यहाँ से हमको m की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 45,000 किलोग्राम। अब देखो, पर हमें तो किलोग्राम में आंसर चाहिए नहीं, हमें तो लीटर में आंसर चाहिए। तो देखो ध्यान रखना, फॉर ओनली वाटर 1 किलोग्राम वाटर इक्वल्स टू होता है 1 लीटर वाटर। तो 1 किलोग्राम वाटर अगर 1 लीटर वाटर के बराबर है तो 45,000 किलोग्राम वाटर जो है वो कितने लीटर के बराबर होगा, इतने के लीटर के बराबर होगा। और इसको हम बोल सकते हैं 45 किलो लीटर वाटर। ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन ही अपना हो गया आंसर। तो 30 मिनट्स में कितना वाटर बाहर निकालेगा वो? 30 मिनट्स में निकालेगा वो 45 किलो लीटर पानी बाहर निकाल देगा, ठीक है। देखो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू इन्फर इफ एसटी ग्राफ ऑफ टू साइक्लिस्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मीट एट ए पॉइंट। देखो इसने बोला है कि भैया 2 साइकिलिस्ट हैं, मतलब 2 साइकिल सवार है, दोनों चला रहे हैं और दोनों ही मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सीधे सीधे रास्ते मूव कर रहे हैं। तो हमें दिया हुआ है कोई एसटी ग्राफ, मान लो ये एसटी ग्राफ है, एसटी दिया हुआ ना, हाँ एसटी ग्राफ है। तो इन्होंने बोला कि अगर वो ग्राफ जो है वो किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, मान लो वो पॉइंट कौन सा है, वो ये पॉइंट है, ठीक है। इसने अपना मोशन स्टार्ट किया यहाँ से और इसने अपना मोशन स्टार्ट किया, थोड़ा ये ग्राफ थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, ग्राफ थोड़ा चेंज करता हूँ। देखो दोबारा सुनना है, ये ऐसे मानो, ठीक है, मतलब एक ने मोशन स्टार्ट किया यहाँ से और एक ने किया यहाँ से। अब ठीक है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक ने किया यहाँ से स्टार्ट और एक ने किया यहाँ से, ठीक है, यहाँ बता रहा है ये डिस्टेंस, ये अपना ओरिजिन हो गया। तो यहाँ अपन देखेंगे कि एक ही पॉइंट पे, मतलब एक ही पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ग्राफ मीट कर रहा है। तो इसको देखो ध्यान से कि किसी टाइम टी पे इन दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या सेम है क्या? किसी टाइम टी पे दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो मतलब अगर दोनों क्या कर रहे हैं, मान लो ये एक यहाँ से मूव कर रहा है, एक यहाँ से मूव कर रहा है, तो दोनों मूव कर रहे हैं और ऐसे करते करते ये किसी एक पॉइंट पे जाके मिल गए। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट अगर वो सेम है तो हम बोलेंगे दोनों क्या करें, मीट कर गए या फिर कोलाइड कर गए। अब स्ट्रेट लाइन बोला है तो कोलाइड करेंगे, मतलब ठीक है, टक्कर हो गई दोनों के बीच में। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो गया, देख कोलाइड फर्स्ट ऑप्शन हो गया अपना, कि दोनों क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, दोनों टक्कर करेंगे एक दूसरे से। तो अपना ऑप्शन हो गया ए। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया जो है, क्वेश्चन पूरा नहीं है, क्या हो गया इसका ऑप्शन, ये रहा, चलो ठीक है, ऑप्शन यहाँ है। देखो प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया अप्लाइज ऑन, कि प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया जो है किस पे लागू होती है, पूछा गया अपन से। एवरी ऑब्जेक्ट्स पे लागू होती है प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया, चाहे वो रेस्ट में हो, चाहे वो मूव कर रहा हो, ठीक है, सब पे लगता है इनर्शिया। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना हो गया यहाँ पे कि जो इनर्शिया है वो हर एक ऑब्जेक्ट पे लगता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में हो, चाहे वो रेस्ट कंडीशन पे हो, ठीक है। तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं ज़्यादा। आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच वन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। देखो अभी भी बताया ना आप लोगों को कि 1 न्यूटन जो है वो किसके इक्वल होगा। हम जानते हैं न्यूटन जो है एक यूनिट है फोर्स की, और ये कौन सी यूनिट है, ये है एसआई यूनिट। तो ये एसआई यूनिट जो है वो किसके इक्वल होती है, एमकेएस में। हम बोलेंगे एमकेएस में ये होती है इक्वल किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। कैसे आया ये, हम बोलेंगे ये ऐसे आया, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए।
एम की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, किलोग्राम। ए क्या होता है, एक्सलरेशन, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, और फोर्स की यूनिट ये भी हो सकती है। और फोर्स यूनिट क्या होती है, इसके इक्वल में फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो, डिवाइस इज यूज्ड इन व्हीकल्स दैट शोज द कवर्ड डिस्टेंस बाय इट इज नोन एज। देखो, व्हीकल्स में एक होता है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर होता है जिसमें एक निडल होती है जो अपन को डिफ्लेक्शन शो करती है, 10, 20, 30, 40, 50 जो भी है। तो वो जो स्पीडोमीटर है वो बताती है अपन को स्पीड किसी भी इंस्टेंट टाइम पे, तो उसको तो बोलते हैं अपन स्पीडोमीटर। इसने बोला है कि कवर्ड डिस्टेंस कौन बताता है कि कितनी डिस्टेंस अपन ने कवर्ड कर ली। तो वहाँ पे एक बीच में होता है, स्पीडोमीटर के बीच में होता है, जो अपन को बार बार उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे जैसे अपन चलते जाएंगे उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वो अपन को बताता है कितनी डिस्टेंस अपन ने कवर कर ली। उसको बोलते हैं हम ओडोमीटर। क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। क्या बोलते हैं, ओडोमीटर, जो हमको हमारी कवर की गई डिस्टेंस हमें बताता है व्हीकल्स के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ए बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एक लड़का है जो अपना मोशन स्टार्ट करता है रेस्ट से। देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम करेंगे इसको। हमारे पास 3 इक्वेशन होती है, काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन होती है, उन इक्वेशन से अपन इसको करेंगे। देखो, क्योंकि दिया हुआ है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जहाँ भी दिया हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हम तीनों जो इक्वेशन है उनको यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, ये देखो लाइन दे रखी है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई भैया, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विद uniform acceleration on a straight line if its velocity after making a displacement 32 meter, then velocity मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएं। हम लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना दिया हुआ है, 8, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2, a हमको निकालना है और s हमको दे रखा है। तो देखो निकालते हैं, ये हो जाएगा 64 इंटू इक्वल्स टू, ये वापस हो जाएगा 64a। तो a आएगा 64/64 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन फर्स्ट ए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A boy goes school from his home with speed of 20 मीटर पर सेकेंड and returns back with speed of 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब ऐसे मान लो ये हो गया उसका घर भैया, ये हो गया उसका घर और ये हो गया उसका स्कूल। जाते टाइम मान लो उसने जो स्पीड उसकी डिस्टेंस कितनी थी d, मतलब होम से स्कूल की जो डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है, d है, d मान लेते हैं। तो जाते टाइम उसने डिस्टेंस ट्रेवल की d कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आते वक्त भी उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, d डिस्टेंस ट्रेवल की होगी और कितनी स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड स्पीड से। ठीक है, अगर देखा जाए तो हम बोलेंगे उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, उसने टोटल डिस्टेंस कवर की है 2d। कितनी की है, 2d। तो यहाँ पे लग जाएगा हाफ डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि 2d डिस्टेंस कवर की है, उसमें से d डिस्टेंस गया है वो इस स्पीड से और d डिस्टेंस गया है वो इस स्पीड से। तो क्या
हाफ डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। हाफ डिस्टेंस फॉर्मूले का जो एवरेज स्पीड आती है वो आती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इट मीन्स 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 20 इंटू 30 अपॉन 50। (24 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सॉरी ऑप्शन आ गया अपना बी ऑप्शन 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं, देखो इसके बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अबाउ क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, देखो अबाउ क्वेश्चन कौन सा, ये वाला, जाते वक्त उसकी स्पीड कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड, आते वक्त उसकी स्पीड कितनी थी 30 मीटर पर सेकंड। तो इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर एवरेज स्पीड उसकी 24 मीटर पर सेकंड है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। देखो भैया, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब फिर देखना ध्यान से, ये हो गया होम, ये हो गया उसका स्कूल, गया वो 20 से, आया वो 30 से, जहाँ से उसने स्टार्ट किया जाकर वापस वहीं आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 0। तो टाइम चाहे कितना ही हो, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी 0 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई उसकी 0 हो गई, और यही होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, एन एथलीट फिनिश्ड ए राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। देखो ये कोई सर्कुलर ट्रैक है भैया, ठीक है। अब एक कोई धावक है, ठीक है, धावक बोल दो जो चलता है, ठीक है, दौड़ता है, तो एक जो एथलीट है वो एक राउंड कंप्लीट करता है किसी भी सर्कुलर ट्रैक का जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर है, कितनी है, आर रेडियस है। उस आर रेडियस का जो सर्कुलर ट्रैक है उस ट्रैक को ये 40 सेकंड में कंप्लीट करता है। कितने सेकंड में कंप्लीट करता है, 40 सेकंड्स में। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया और वापस यहाँ पहुँच गया 40 सेकंड में। तो अपन से पूछा है व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट और 20 सेकंड। तो पहले बात तो ये है कि 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स, टोटल सेकंड कितने हो गए, 60 इंटू 2 प्लस 20, मतलब 140 सेकंड्स हो गए। देखो अब देखते हैं कि 140 सेकंड में पहुंचता कहाँ पे ये, जहाँ पहुंचेगा वो अपना हो जाएगा एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों को क्या कर लेंगे अपन, दोनों के बीच की निकाल लेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो देखो एक राउंड कंप्लीट करेगा 40 सेकंड में, तो देखो 40 सेकंड्स, फिर 80 सेकंड्स, फिर 120 सेकंड्स, और अब बच गया 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में कहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि 40 सेकंड्स में अगर ये पूरा कंप्लीट राउंड कर रहा है तो 20 सेकंड में क्या करेगा, हाफ राउंड कंप्लीट करेगा। तो ये हो गया अपना इनिशियल पॉइंट और ये हो गया अपना फाइनल पॉइंट। देखो फिर से 40, 80, 120 और ये 140। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर ये मिड पॉइंट है, सेंटर ऑफ द सर्कल है ये, तो ये अगर आर है तो ये भी कितना होगा, आर, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वो कितनी होगी, 2r। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हो जाएगी, 2r अपनी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स पे। तो ऑप्शन देखो 2r ए ऑप्शन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो कौन सा जो ग्राफ है
देखो ग्राफ दे रखा है अपन को, ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो देखो ग्राफ पॉसिबल नहीं है तो देखो अपन चूज़ कर लेते हैं कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। पहला ग्राफ देखते हैं। देखो ये कोई टाइम मान लो भाई, ये टाइम अपना कितना 5 सेकेंड, ठीक है। अब पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, वो रुका हुआ नहीं है, वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। तो रुका हुआ नहीं है, वो चल रहा है। तो देखो t इक्वस टू मान लो 5 सेकेंड पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। फिर वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक ही टाइम पे इतनी सारी डिस्प्लेसमेंट आ रही है उसकी। और ऑब्जेक्ट कितना है, एक बॉडी, एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही बॉडी है। उस एक ही बॉडी की एक ही टाइम पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी, नहीं, नॉट पॉसिबल। तो अपना पहला ही ग्राफ क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। मतलब आंसर भी अपना क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। भाई ये पॉसिबल नहीं है, और वही पूछा अपन से कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, अपना आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं आगे। देखो ये फिर से आएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन। अब देखो इफ ए कार ट्रेवल्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद ए स्पीड v1 और 3/5 ऑफ द डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ v2, मतलब कुल मिला के देखो ऐसा बोलो, ऐसा बोला इसने, ये कोई एक डिस्टेंस मान लो कितनी है, टोटल डिस्टेंस d है। इस टोटल डिस्टेंस का 2/5d पार्ट तो ये चला है v1 स्पीड से, ठीक है, और अगला 3/5d पार्ट वो चला है v2 स्पीड से। तो अपन से पूछा है टोटल या एवरेज स्पीड क्या होगी भैया इसकी कार की, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस में मुझे कोई दिक्कत नहीं, टोटल डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी है भाई, डी है, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम मान लेते हैं मुझे यहाँ पे टाइम लगा कितना t1, इस स्पीड से चलने में टाइम लगा t1 और इस स्पीड में चलने में मुझे टाइम लगा कितना t2 मान लो, ठीक है। अब टाइम लगा t1 और t2 तो अपन निकाल लेते हैं टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। अब अपन को अलग अलग निकाल लेते हैं t1 t2। तो t1 कितना आ जाएगा, t1 आ जाएगा मेरे पास, देखो वेलोसिटी डिस्टेंस और टाइम, ठीक है, मतलब वेलोसिटी नहीं स्पीड दे रखी है। हम जानते हैं टाइम क्या होगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कुल मिला के अपने पास t1 की वैल्यू आ गई कितनी, इतनी, ये t1, t2 भी आ जाएगा एज इट इज़ कितना 3/5d डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितनी 3d अपॉन 5v2, ठीक है। इनको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो d अपॉन 2/5 d1 सॉरी d d अपॉन 2/5 d v1 प्लस 3d/5 v2। अब देखो d, अब देखो अपन क्या करते हैं, देखो इसको इस इंटू करते हैं, इसको इस इंटू करते हैं, ठीक है, वो दोनों को आपस में इंटू कर लेंगे, कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। 2 × 5 d v2 और 5 × 3 d v1 अपॉन 25 v1 v2। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, देखो आगे, तो देखो ये हो जाएगा d अपॉन 10 d v2 15 d v1 अपॉन 25 v1 v2। d d d क्या, यहाँ से d कॉमन लेके काट दूँ और ये चल जाएगा ऊपर, तो ये जाएगा ऊपर, तो देखो क्या आएगा, ये आएगा 25 v1 v2 अपॉन 10 v2 प्लस 15 v1। देखो अब क्या कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ से मैं 5 कॉमन लेता हूँ, ठीक है, ये ऐसा करते हैं, सबको 5 से अपन डिवाइड कर देते हैं, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 5 v1 v2
ये हो जाएगा 2v2 और ये जाएगा 3v1। ये होगी अपनी एवरेज स्पीड। अब देखते हैं ऑप्शन। 5v1v2 3v1 2v2, ऑप्शन नंबर थर्ड सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लो एक बार। अब देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है अपन को कि एक इक्वेशन दे रखी है अपन को x = v2 × t + ½ at²। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है। ये इक्वेशन कौन से ग्राफ के लिए फुलफिल होती है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, हमारे पास ये ग्राफ होता है, ये वाला ग्राफ। ये ग्राफ क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है इस इक्वेशन को। किस तरीके से कि हम देखो, इसने दे रखी है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? v0। ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है इसने कितनी? v0। फाइनल वेलोसिटी दे रखी होगी कुछ ना कुछ, ठीक है, ये वाली। तो ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या करती है? इस ग्राफ को फुलफिल करती है। ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है? 0। पर वहाँ अपन को 0 तो दे रखी है, अपन को कुछ ना कुछ तो दे रखी है। मतलब इस इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो इस वाले ग्राफ से होता है। ठीक है, कैसे करते हैं आपको पता भी होगा। हम करते हैं कि वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या करता है? अपन को देता है डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ का क्या देता है अपन को? एरिया, डिस्प्लेसमेंट। तो हम निकालते हैं इससे, इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2। इसका निकालेंगे एरिया अलग से, इसका निकालेंगे एरिया अलग से, दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो वो निकल के आ जाएगा अपनी जो इक्वेशन है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ जो है वो क्या करता है? उस इक्वेशन को फुलफिल करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज अमित कुमार रॉय और आज हम प्रिंस ओलंपियाड का क्लास 9th का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो क्लास 9th में केमिस्ट्री के अंदर जो पहला क्वेश्चन है 17 नंबर, वो देखें। आपके पास में सबसे पहले आया है, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड जो कि डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो इनमें से आयोडीन जो है वो सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl एक एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इसको हम हीट करेंगे तो ये सब्लिमेट नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। एमोनियम क्लोराइड भी सब्लिमेबल है, कैम्फर भी सब्लिमेबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि 17 नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सब्लिमेबल नहीं है, वो है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो हमारे पास में अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जो एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड आर्गन इज। आपको पता है कि जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के अंदर में हम माइनस में लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड आर्गन के टेम्परेचर्स को देखते हैं, तो उनमें लिक्विड आर्गन जो होता है वो -186 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर सकता है, क्योंकि ये माइनस के अंदर हम इसकी लिक्विड स्टेट को कंसिडर करते हैं। हमारे पास में अगला जो क्वेश्चन है वो है 19 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एयर बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपको पता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस कहाँ यूज़ करते हैं? जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है ये दो लिक्विड्स में उनके लिए काम में लिया जाता है जिनके बीच बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस और 25 केल्विन से कम हो, यानी दो मिसिबल लिक्विड्स के बीच में होता है। और आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सेपरेट नहीं किया जा सकता है फ्रॉम एयर। एयर के अंदर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो हम अगर ऑप्शंस की ओर देंगे तो हमारे पास गैसेस है ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। आर्गन एक इनर्ट गैस है, तो आर्गन और नाइट्रोजन दोनों ही एक इनर्ट गैस के रूप में काम में नहीं लेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को ही मिलाकर जब हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इनमें से कौन जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं हो सकता, वो है हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन एबंडेंस में ज़्यादा है, तो उसमें से हम ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकते। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर वाले क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन ये आया है कि द डाइज प्रेजेंट इन फाउंटेन पेन इंक कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ। जो डाइज है, कलर देते हैं फाउंटेन पेन के अंदर, उनको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास जो ऑप्शन है उनके अंदर डाइज में हम देखें तो हमारे लिए कलर सेपरेशन के लिए जो टेक्निक हमने पढ़ रखी है वो है क्रोमेटोग्राफी। तो अगर हम देखें तो ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट, अगर हम इसके बाकी के ऑप्शंस की ओर देखें तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट के फर्क के बीच में आता है, तो ये आंसर नहीं होगा। इंफ्रारेड
फोटोग्राफी या अवरक्त फोटोग्राफी जिसको बोलते हैं, इंफ्रारेड फोटोग्राफी के अंदर हम ये यूज़ नहीं करते। क्रिस्टलाइजेशन हम सॉल्ट के अंदर में यूज़ करते हैं। तो हमारे पास बाकी 3 ऑप्शन यूँ ही गलत हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे कि हमारा 20 का ऑप्शन जो होगा वो है क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन एटॉमिसिटी पर है। एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो हमको ये पूछा गया है कि इसमें एटॉमिसिटी बताएं आप, और एटॉमिसिटी 4 किसकी है। तो 4 जिसकी एटॉमिसिटी है वो एटम कौन सा है। हीलियम देखें आप, हीलियम के अंदर सिर्फ एक ही हीलियम ऐसा एग्जिस्ट करता है। फ्लोरीन एक डायटोमिक गैस है, तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन इज एग्जिस्टिंग एज F2। फ्रांशियम एक मेटल है जो कि रेडियो एक्टिव है और ये Fr के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये फॉस्फोरस है जो P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। P4 के फॉर्म में इसमें एलोट्रॉपिक फॉर्म्स भी होते हैं। तो हमें एटॉमिसिटी 4 बतानी है, तो वो हमारे पास फॉस्फोरस आ जाएगा जो P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 22, उसमें यह पूछा गया है कि अगर 1.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है मतलब पहले हमें फॉर्म करने के बाद का ही रिजल्ट दे दिया। कैल्शियम ऑक्साइड 1.4 ग्राम बनता है और ये बन किससे रहा है, कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3। तो ये कंप्लीट x ग्राम जो भी लिया गया हमने उसको डिकम्पोज किया तो कैल्शियम ऑक्साइड 1.4 ग्राम बना। और पूछा यह गया कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। तो अगर आप लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस के हिसाब से देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट ओवरऑल हम मेजर करते हैं तो 100 ग्राम का होता है और उससे हमें जो कैल्शियम ऑक्साइड मिलती है वो है 56 ग्राम की और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है 44 ग्राम का। तो अगर हम इसके अंदर इसके फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो हमें पता लगता है कि अगर हमने 100 ग्राम लिया है तो हमारे पास 56 और 44 ग्राम में चीज़ें मिलती हैं। तो अगर हम x ग्राम लेते हैं तो हमारे पास में x में से 1.4 ग्राम जो चीज़ है वो तो कैल्शियम ऑक्साइड की है। वो अगर 56 के हिसाब से देखें तो 40 का डिवाइड करने पर आ जाता है, मतलब 56/4 14 आएगा। अगर हम 40 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.4। तो हमें 44 में भी 4 से डिवाइड करना है इंटू 10 से 40 से, तो ये 4 10 जा 11 यानी ये 1.1 आ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस मिली हमारे पास वो है 1.1। अब हमारे को ये भी बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना लिया गया था। तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर हमने देखा तो हमारे पास 1.4 और 1.1 दोनों को मिला दें तो 1.4 और 1.11 2.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया होगा और 2.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो हमने लिया वो 1.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 1.1 ग्राम कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो हमारे पास जो आंसर है वो है 2.5 एंड 1.1। नेक्स्ट अगर हम अगली क्वेश्चन की ओर जाएं तो हमारे को पूछा गया है आउट ऑफ ओजोन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्रिप्टॉन जो एलिमेंट्स हैं उनमें हमें हैव लोएस्ट और हाईएस्ट एटॉमिसिटी किसके हैं। एटॉमिसिटी पे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो नंबर ऑफ एटम्स आपको काउंट करने हैं। तो लोएस्ट किस में है और हाईएस्ट किस में है हमें ये बताना है। तो हमारे पास में ओजोन जो है वो है O3 के फॉर्म में, इसमें एटॉमिसिटी होती है 3। हमारे पास है फॉस्फोरस, वो है P4 के फॉर्म में, एटॉमिसिटी होती है 4। हमारे पास सल्फर है, वो है एसिड के फॉर्म में, सल्फर की एटॉमिसिटी होती है 8। और क्रिप्टॉन एक Kr के फॉर्म में ही होता है तो इसकी एटॉमिसिटी है 1। तो लोएस्ट तो हमारे पास आ गया क्रिप्टॉन और हाईएस्ट आ गया हमारे पास सल्फर। अब देख लें ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन वही है पर उल्टा है तो ये तो गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन देखें आप, क्रिप्टॉन एंड सल्फर लिखा है। Krypton is the lowest having atomicity of 1 and sulfur is highest having atomicity of 8। तो हमारे पास डी ऑप्शन आ गया आंसर के रूप में। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो 24 नंबर में पूछा गया है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमारे पास है 12 ग्राम मैग्नीशियम और 16 ग्राम ऑफ सल्फर के बीच में। देख लो, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
तो अगर गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से हम निकालें तो हमारे पास ये क्वेश्चन के अंदर हमारे को 12 ग्राम दे रखा है गिवन वेट, और मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है 24। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1/2। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर देखें तो सेम सल्फर के अंदर भी यही आएगा, ये मैग्नीशियम के लिए आ गया और ये सल्फर के लिए 16 ग्राम अपॉन 32। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1/2 और 1/2। तो अगर हम इनका रेशियो देखें तो mg अपॉन s ये दोनों ही 1/2 और 1/2 आएंगे, तो ये रेशियो 1:1 का आएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मतलब हमारे पास रेशियो आएगा 1:1 का। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो हमारे पास 25 नंबर क्वेश्चन में आया है कि अगर 12 ग्राम कार्बन के x एटम्स है तो नंबर ऑफ एटम्स 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितने होंगे। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि x एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को अगर देखें तो हमारे पास फॉर्मूला आता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और इसी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो हमारे पास कार्बन का वेट दे रखा है 12 ग्राम और मोलर मास होता है इसका 44, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का होता है ये 12 ग्राम ही होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, और NO हमारे पास दे रखे हैं x और Na, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू Na के इक्वल है। और अगर हमें 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के अंदर निकालना है तो 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के लिए हम ये तो कार्बन के लिए लिख रहे थे, अगर हम मैग्नीशियम के लिए लिखना चाहें तो उसका 12 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट है 24 ग्राम और x अपॉन Na, तो x और Na तो इक्वल ही हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। तो अगर हम इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकालें तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए Na/2। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स में हमने एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दिया और Na x के इक्वल है तो नंबर ऑफ एटम्स क्या आ जाएंगे x/2, यानी कि x/2 C हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इनमें से कौन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स रखता है। तो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, सबके मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग हैं, पर नंबर ऑफ एटम्स जिसमें सबसे ज्यादा होंगे उसके अंदर हम मॉलिक्यूलर वेट से अगर मल्टीप्लाई करें तो देखेंगे कि 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन में जो मॉलिक्यूलर वेट है O2 का वो है 32 और H2O का मॉलिक्यूलर वेट है 18, पर नंबर ऑफ एटम्स H2O में ज़्यादा है। हमें नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं कि किस में सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर हम CH4 के अंदर निकालें तो हम देखेंगे कि 5 नंबर ऑफ एटम्स है और सबसे ज़्यादा हमारे पास मोल्स के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी कि CH4 के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स निकल कर आएंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स 360 ग्राम ऑफ वाटर। देखो इनमें 4 रिलेशंस दे रखे हैं और उन रिलेशंस में हमारे को ये बताना है कि 360 ग्राम वाटर, यानी कि गिवन वेट दे रखा है 360 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वाटर का वो होता है 18 ग्राम पर मोल, और अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो ये आएगा 360/18, यानी 20 नंबर ऑफ मोल्स आ गए इसके। अब अगर हम इस 20 मोल्स के रिस्पेक्ट में इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। हमारे पास 27 नंबर क्वेश्चन आया है और 27 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास ये ऑप्शन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स 360 ग्राम ऑफ वाटर। तो 360 ग्राम वाटर को कौन करेक्टली रिप्रेजेंट करता है, हमें ये बताना है। तो हम देखें तो 360 ग्राम्स ऑफ वाटर मतलब हमारे पास गिवन वेट जो है वो 360 ग्राम दे रखा है, जबकि हमें पता है कि मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 18 ग्राम पर मोल होता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो वाटर के आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो वाटर के आएंगे वो 360/18
18 यानी कि 20 मोल्स आएंगे। अब इन 20 मोल्स के अंदर में हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें तो 20 इंटू एन नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास आ जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.2044 इंटू 10 पे पावर 25। तो ये 1.2044 इंटू 10 पे पावर 25 हमारे पास में मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है द फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज X3Y और हमारे को उसकी वैलेंसीज बतानी है। तो अगर किसी फार्मूला में हम देखें कि x और y से कोई चीज़ बनी है तो x का फार्मूला अगर 1 है तो ये y3 हो जाएगा। अगर x 3 है तो y का वैलेंसी 3 है, y की वैलेंसी 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये x3y बना है। तो हम इसे देख सकते हैं कि जो वैलेंसी x की है वो तो i1 और y की है वो तो i3, यानी कि जो आंसर है वो है 1 एंड 3। तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये ऑप्शन आया वो करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 29 है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर यूजुअली फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन बिटवीन। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के अंदर अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो हम O2, F2, Cl2 कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं। दोनों ही नॉन मेटल के बीच में होती है। तो हम लिख सकते हैं कि दो डिफरेंट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मिलके एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि फार्मूला जो हमको पूछा गया सल्फेट का बताया गया, एक्चुअली सल्फेट का फार्मूला दे रखा है और नाइट्राइड का फार्मूला पूछा है। तो हमारे पास जो सल्फेट है वो X की वैलेंसी हमारे पास +3 है और जो सल्फेट है उसे हमें पता है -2 वैलेंसी होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये फार्मूला आया है X2SO4 होल 3 और हमें इसका नाइट्राइड बताना है। तो हमें पता है कि अगर X एलिमेंट की वैलेंसी +3 है, नाइट्राइड में नाइट्रोजन -3 के स्टेट में होता है, तो हमारे पास अगर फार्मूला बना तो ये X और N के फॉर्म में बन जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा C, यानी कि XN जो हमारा आंसर है, फार्मूला बन गया। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं उनमें एयर इज होमोजीनियस मिक्सचर है और होमोजीनियस मिक्सचर की वजह से इसके अंदर कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होती है। नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन हम देखें, वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड एक एलॉय बन सकता है। सॉलिड के अंदर मॉल्टन स्टेट में हम मिक्स कर सकते हैं। तो हम उसके अंदर बोलते हैं कि हमारे पास ब्रास जो सॉल्यूशन है वो एलॉय का फॉर्मेशन करता है और ब्रास के अंदर में हम देखते हैं कि हमारे पास ये सॉल्यूशन आया। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है और वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट केमिकल फार्मूला। इसका मतलब इनमें से कौन एक करेक्ट केमिकल फार्मूला बता रहा है। तो हम इसके अंदर देखें तो हमारे पास ऑप्शन आएंगे कि कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, क्लोरीन की -1। तो इसका जो फार्मूला बनेगा CaCl2, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। BiPO4 बिस्मथ की वैलेंसी हम अगर PO4 के साथ देखें तो बिस्मथ जो होता है वो कौन से ग्रुप में आता है, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर में। तो इसके अंदर में ये फार्मूला बन सकता है। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये BiPO4 बन गया। Na2SO4 बनता है तो इसीलिए ये गलत है और ये Na2S बनेगा इसीलिए ये गलत है। तो हमारे पास जो सही आंसर आया वो आया ऑप्शन बी। आई होप आपको सॉल्यूशन पसंद आया हो। थैंक यू। Good morning students. Today we are going to discuss biology section of class 9th PTRE exam. Now let's see first question. Question number 34. Which of the following is not a constituent of cell membrane? Phospholipids, cholesterol, glycolipids and proline. The correct answer will be D. Proline is not a constituent of cell membrane. Now let's see question number 35. Vacuoles in a plant cell lacks membrane and contains air, lacks membrane and contains water and excretory substance, is membrane bound and contains protein and lipid, is membrane bound and contains water and excretory substance. Therefore, D will be the correct answer. Now let's see question number 36.
carbohydrates are present in plasma lemma in the form of, plasma lemma is plasma membrane. So carbohydrates are present in plasma membrane in the form of, the correct answer will be D, glycoprotein. Now let's see question number 37. The fluid nature of membrane indicates the function of cell division, yes. Cell growth, yes. Cut here. Question number 37. The fluid nature of membrane indicates the function of cell growth, yes. Cell division, endocytosis. Question number 37. The fluid nature of membrane indicates function of cell growth, cell division, endocytosis. Therefore, D will be the correct option. All are the correct statements. Now let's see question number 38. How many of the following are eukaryote? Euglena, yes, it is a eukaryote. Anabaena, no. Spirogyra, Agaricus, Volvox, Azotobacter, no. It is an example of bacteria. Therefore, it is a prokaryote. So the correct answer will be 1, 2, 3 and 4. Second will be the correct answer. Now let's see question number 39. The fluid mosaic, in fluid mosaic model of plasma membrane, upper layer, bhai rok liya yaar. Question number 39. In fluid mosaic model of plasma membrane, upper layer is non-polar and hydrophilic, no. Now let's see statement B. Polar layer is hydrophobic, no, it is hydrophilic. Phospholipids form a bimolecular layer in middle part, yes, it is the correct option. Therefore, C will be the correct answer. Now let's see question number 40. Three morphological form of Golgi complex are cisternae, tubules and vesicles. Therefore, B will be the correct options. Now let's see question number 41. The non-sticky chromosomal ends are known as chromatids, centromere, satellite, telomere. The correct answer will be telomere. Now let's see question number 42. RNA is found in, the correct answer is nucleus and cytoplasm. Therefore, D will be the correct. Now let's see question number 43. The vascular cells, the cells without nuclei are present in vascular cambrium, no. Root hair, no. Companion cell, no. D, sieve cells, yes. Sieve tube cells is the correct answer. Now let's see question number 44. If you are provided with root tips of onion in your class and asked to count the chromosomes, you are asked to count the chromosomes, which of the following stage you can most conveniently look into? The correct answer will be metaphase. In metaphase, you can count the number, the size of chromosomes. Therefore, B will be the correct answer for question number 44. Now let's see question number 45. Chromosomes are longest and thinnest in zygotine, leptotine, pectine, diplotin. The correct answer will be leptotine, longest and thinnest. Now let's see question number 46. How many statements of meiosis are correct? Chromosomes are dissimilar. Telophase 1 is absent. Daughter cells possess same genetic material. Chromatids do not separate in anaphase 1. How many statements are correct for meiosis? Chromosomes are dissimilar. Yes. Telophase 1 is absent. Yes. Daughter cell possess same genetic material. No. Chromatids do not separate in anaphase 1. Yes. Therefore, 3 are correct. So, B option will be correct. Now let's see question number 47. Gap between division phase and start of DNA replication. Now let's see cell cycle. This is M phase, multiplication phase. This one is G1 phase. This is S phase. And this is G2 phase. What has been asked in question? Gap between division phase and start of DNA replication. M phase is division phase
and start of DNA replication means S phase. Therefore, G1 phase is the gap between M phase and S phase. Therefore, the correct answer will be C, G1 phase. Now let's see question number 48. At which stage of cell cycle are histone proteins synthesized in eukaryotic cell? The correct answer will be S phase. In synthesis phase, all the protein and DNA is synthesized. Now let's see question number 49. Most active phase of cell cycle. Interphase is the most active phase because in this stage division of DNA and all the cellular material takes place. Now let's see question number 50. Cell grows maximum in. The correct answer is G1 phase. Thank you.